Hello friends, this is Asuni Sarnarjun, and today we are going to start a very important topic of Indian Constitution or constitutional law, and that is salient features of Indian Constitution. फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, कहने को तो ये एक टॉपिक है केवल, लेकिन आज इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे एक पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिस्ट या उसका ब्रीफ में एक ही लेक्चर में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के कई टर्म्स हम समझेंगे। और चाहे जुडिशरी हो और कोई भी एग्जाम हो, केवल इस एक लेक्चर से कई क्वेश्चंस मिलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स और सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है और क्या इसकी विशेषताएं हैं या ये कैसे बना। अगर किसी भी चीज की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना हो तो हमें अगर उसकी मेकिंग समझ में आ जाए तो फिर ये बहुत इजी हो जाता है समझना कि क्या क्या चीजें ये इसमें बनाई गई होंगी। क्योंकि कोई भी लॉ बनाया जाता है तो हम ये कह सकते हैं दैट लॉ इज मेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ दैट सोसाइटी, कि कुछ कमियां रही होंगी, कुछ लैकुनास रहे होंगे, कुछ राइट्स के वायलेशन के चांस रहे होंगे, तो उन्हीं को रिमूव करने के लिए कोई लॉ बनाया जाता है। एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसको आप अगर केल्सन के टर्म्स में कहें तो ग्रूम नॉर्म भी कह सकते हैं। मतलब किसी भी कंट्री के पूरे रूलिंग को चलाने के लिए कैसे चलेगा, क्या क्या उसके गवर्नमेंट्स का ऑर्गन्स होंगे, क्या सिटीजन्स के राइट होंगे, सिटीजन्स और गवर्नमेंट्स के ऑर्गन्स के बीच में कैसा रोल प्ले होगा, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो वो कैसे सॉर्ट आउट होगा। तो ये सब चीजें पूरा एक हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो वैसे भी कहा जाता है कि ये वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स हो गया था। इसका कुछ पोर्शन जो है वो 26 नवंबर 1949 को ही इन्फोर्स हो गया था, लेकिन जो पूरा कॉन्सेप्ट का इन्फोर्समेंट है वो 26 जनवरी 1950 से माना जाता है। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसका मेजर पोर्शन जो है जो 1935 का एक्ट था उसी के हिसाब से बना है। बाकी क्या हुआ कि इसके प्रोविजंस को अलग अलग कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको स्टडी किया गया और वहां से जो अच्छे प्रोविजंस थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखे जा सकते थे टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, तो वो वहां से हमने वॉरो कर लिया। तो एक तो क्वेश्चन ये बहुत आते हैं कि कौन सी जगह से क्या चीज हमने वॉरो की है, कहां से क्या लिया गया है। तो यहाँ पे हम ये भी देखेंगे पहले कि कहां से क्या लिया गया है, और दूसरा जो लिया गया है उसके बारे में एक ब्रीफ देखेंगे, जिस्ट देखेंगे कि फाइनली ये चीज है क्या, जो आगे आप डिटेल में एक एक लेक्चर में पढ़ते जाएंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात कर ले यूके की, कि यूके से क्या क्या चीजें हमने वॉरो की हैं, तो एक तो नॉमिनल हेड जो कि प्रेसिडेंट होता है। अब हमें पता है कि जो यूएसए है, यूएसए में नॉमिनल हेड नहीं होता है जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आता है। हमारे यहाँ जो हेड होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, ये नॉमिनल हेड होता है। ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर हमारे यहाँ नहीं होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो मोस्टली सब काम जो है वो कैबिनेट की हेल्प से या उसके एडवाइस पे ही करता है, अपना इसका कोई बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं होता है। तो ये जो नॉमिनल हेड का कॉन्सेप्ट है प्रेसिडेंट का, ये हमने यूके से लिया है। कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कॉन्सेप्ट है या कैबिनेट सिस्टम जो है मिनिस्टर्स का, वो भी हमने यूके से लिया है। पोस्ट ऑफ पीएम हमने यूके से लिया है। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये भी हमने यूके से लिया है। अब गवर्नमेंट भी दो तरीके की हो सकती है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जैसे कि यूएसए में है, जहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वही मेन पावर में रहता है, और दूसरा पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है जैसा कि हमारे यहाँ है, तो ये भी हमने यूके से बोरो की है। बाई कैमरल पार्लियामेंट, अब बाई कैमरल पार्लियामेंट का मतलब है कि दो तरीके की पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, जो यूके से हमने लिया है। लोअर हाउस मोर पावरफुल,
अब जैसे कि हमारे यहाँ भी दो हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे वहां भी दो हाउस हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स यूके में। तो हमारे यहाँ जो लोअर हाउस जो है ये मोर पावरफुल होता है। लोअर हाउस क्या है? लोकसभा। तो लोकसभा जो है ये ज्यादा पावरफुल होता है। ये भी हमने कहां से लिया है? यूके से लिया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति या लोअर हाउस के प्रति। ये भी कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया? यूके से लिया। स्पीकर इन लोकसभा। अब लोकसभा में जो स्पीकर होता है ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहां से बोरो किया है? यूके से। तो यूके से इतनी चीजें हमने उठाई हैं। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी चीज पूछ ली जाती है कि कौन सी चीज हमने कहां से उठाई है, ऊपर एक कोई चीज दे देते हैं कि ये कहां से लिया गया, उसका 4 ऑप्शन रहते हैं, हमको बताना होता है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है कि यूके से हमने ली है। इसके बाद अगर हम यूएसए की बात करें, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो इंग्लैंड है वहां तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारे यहाँ जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट हैज बीन बोरोड फ्रॉम यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट known as president and his being the supreme commander of the armed force। अब जो एग्जीक्यूटिव हेड हमारा है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। ये अलग की बात है कि यहाँ हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है ये बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस के कोई काम नहीं कर सकता है। कोई काम मतलब कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के, वो आगे डिटेल में देखे जाएंगे। और ये सुप्रीम कमांडर होता है आर्म फोर्स का। ये चीज हमने कहां से ली है? यूएसए से ली है। वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब जो राज्यसभा है इसका जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया? यूएसए से लिया। फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक डील किया गया है फंडामेंटल राइट्स से। तो ये फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट हमने कहां से बोरो किया? यूएसए से। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट कहां से बोरो किया? यूएसए से। प्रोविजन ऑफ स्टेट्स के जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से हमने बोरो किया? यूएसए से। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एक तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट जो है या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया? यूएसए से लिया। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि जुडिशरी अपने ही किसी जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, एक चीज। दूसरा जुडिशियल रिव्यू एक ये भी होता है कि क्या किसी के कोई काम करने से किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जो है वो वायलेट हो रहे हैं या किसी और लॉ के प्रोविजन वायलेट हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है हमने कहां से लिया? यूएसए से। इसका रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल का कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कहां से लिया? यूएसए से लिया। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसमें हमने यूएसए से लिए हैं। अब हम कनाडा की बात करें, वहां से हमने क्या क्या लिया। तो एक स्कीम ऑफ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्कीम ऑफ फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अगर हमें ये फेडरेशन का कॉन्सेप्ट समझना है कि फेडरेशन क्या होता है, तो इस पे एक और लेक्चर हमारा है, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बना हुआ है। अगर आप उस लेक्चर को देखेंगे तो उसमें हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरेशन वो होता है जिसमें दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, दोनों के अपने अलग अलग काम होते हैं और कोई एक दूसरे के काम में इंक्रोच नहीं करता है। और मेन इसकी जो कनाडा में जैसे कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सेंटर स्ट्रांग रहता है। ये सेंटर के स्ट्रांग रहने का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। जैसे कि हमारे यहाँ पावर तो दोनों को दे दी गई, जैसे 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है हमारे यहाँ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे अगर कोई लॉ बनाना है, उसमें जो भी सब्जेक्ट दिए हुए तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। स्टेट पे अगर लॉ बनाना है तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों को पावर होती है लॉ बनाने की। लेकिन अगर एक ही टॉपिक पे दोनों ने लॉ बना दिया है तो प्रिवेल कर जाएगा सेंटर का। इसका भी एक एक्सेप्शन है, डेट इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी। अगर जो स्टेट है वो लॉ बना देता है और प्रेसिडेंट के उस पे परमिशन ले लेता है, असेंट ले लेता है, तो वो लॉ प्रिवेल कर जाता है। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, पूरा लेक्चर अलग बना हुआ है। अभी आप ये समझिए, ये जो स्कीम ऑफ फेडरेशन का जो स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि 7th शेड्यूल में हमारे यहाँ पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सेंट्रल और स्टेट में।
वो कॉन्सेप्ट हमने कनाडा से लिया। प्लेसिंग रेसिडरी पार्ट्स विद द सेंटर, जो रेसिडरी पार्ट्स हैं वो सेंटर के पास रहेंगी, ये कॉन्सेप्ट भी हमने यहीं से लिया। अब क्या होता है रेसिडरी पार्ट्स? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 3 लिस्ट दी गई हैं और उन तीनों लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट दे दिए गए हैं कि इन सब्जेक्ट पे अगर कोई लॉ बनाना होगा तो वो उसी हिसाब से डील करता है कि अगर सेंट्रल यूनियन लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है तो सेंट्रल कानून बनाएगा, अगर स्टेट लिस्ट का है तो स्टेट बनाएगा, अगर वो कॉन्करेंट लिस्ट का है तो दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे लॉ बनाने की जरूरत पड़ती है, वो 3 में से किसी भी लिस्ट में नहीं दिया गया है, तब ये कहलाता है रेसिडरी पार्ट्स। और रेसिडरी पार्ट्स जो है वो हमारे यहाँ वो सेंटर को दी गई है। इसका मतलब ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जिसपे ऐसा सब्जेक्ट जो 3 लिस्ट में से किसी भी लिस्ट में नहीं दिया गया है, तो उस पे लॉ मेकिंग पावर किसके पास होगी? सेंटर के पास होगी। ये रेसिडरी पार्ट्स कहलाता है और आर्टिकल 248 इसको डील करता है। ये सब कहां से हमने लिया? कनाडा से। आयरलैंड, जो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो हमने आयरलैंड से लिया है और आयरलैंड ने ये कॉन्सेप्ट लिया है स्पेन से। जैसा कि हमने बताया पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है फंडामेंटल राइट से, आर्टिकल 12 टू 35। ऐसे ही पार्ट 4 डील करता है डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। तो ये हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहां से बोरो किए हैं? आयरलैंड से। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसका मेथड क्या होगा, वो हमने कहां से? आयरलैंड से लिया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा में कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से उठाया? आयरलैंड से उठाया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या देखिए हमने लिया? ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया कंकरेंट लिस्ट और लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल। एक्चुअली में ये कहा जाता है प्रेम्बल जो है ये हमने लिया है यूएन चार्टर से, और जो इसकी लैंग्वेज है वो हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। ये अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं, तो उसमें जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जर्मनी, जर्मनी से हमने लिया है कि जब भी इमरजेंसी लगता है उसमें फंडामेंटल राइट जो है ये सस्पेंड हो जाते हैं। तो ये जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी है, ये प्रोविजन हमने कहां से लिए हैं? जर्मनी से लिए हैं। यूएसएसआर, यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं और जो ये 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट है ये लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये प्रोवाइड की गई हैं पार्ट 4A में, आर्टिकल 51A, ये 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज भी कॉन्स्टिट्यूशन में एड ऑन की गई। तो ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया? यूएसएसआर से लिया। ये तो हो गया कि कौन सी चीज हमने कहां से ली है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले तो यही आप समझ लीजिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाकी अदर कंट्री से बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कल्चरल वैल्यूज हैं, जो लैंग्वेज के डिफरेंसेस हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं और हर स्टेट्स का अपना एक कल्चर है, लैंग्वेज है, तो उस चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से कवर करने के लिए हमें एक जितने भी हमारे प्रोविजन है उनको बहुत ही स्पेसिफिक रूप से क्लियर कट और क्लियर रूप से बिल्कुल दिया गया है। तो अगर हम पहले सैलिएंट फीचर्स की बात करें तो ये कहते हैं सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ यूनियन एंड स्टेट। कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जिनका स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, लेकिन हमारे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो यूनियन और स्टेट दोनों के लिए बना हुआ है। So we can say India has a single constitution for union and all the states. The constitution promotes the unity and convergence of the ideals of nationalism. Single constitution empowers only the Parliament of India to make changes in the constitution. It empowers the Parliament even to create a new state or abolish an existing state or alter its boundaries or name, etc. ये टोटल पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई। बाकी अलग चीज है, जब आप अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अमेंडमेंट जो है वो कई तरीके से होता है, जिसमें एक सिंपल मेजॉरिटी से होता है, स्पेसिफिक मेजॉरिटी से होता है, और अगर बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का तो वो स्पेसिफिक मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ 50 और मोर देन परसेंट स्टेट्स का चाहिए होता है। 50% और मोर देन स्टेट का रेटिफिकेशन के बाद ही वो चेंज हो सकते हैं। तो ये एक अलग चीज है जो अमेंडमेंट में हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो हमारे इंडिया में है।
कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो सभी स्टेट्स के लिए और यूनियन के लिए बना हुआ है। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए रिजिडिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा कोई अमेंडमेंट करना है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, या कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा कठोर है, उसको अमेंड ही नहीं किया जा सकता है। क्योंकि देखिए सोसाइटी की नीड्स टाइम टू टाइम चेंज होती हैं, और जब सोसाइटी की नीड्स टाइम टू टाइम चेंज होती हैं तो फिर क्या होगा, उस लॉ में भी कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया अब उसमें कोई अमेंडमेंट ही नहीं किया जा सकता है, वो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरी तरफ अगर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना जो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जिसमें जब चाहे आप अमेंडमेंट कर दें, तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है आगे चल के लोग इतना अमेंड कर दें कि पुराना कॉन्स्टिट्यूशन की जगह नया कॉन्स्टिट्यूशन ही आ जाए। तो हमारे यहाँ क्या है, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का एक बहुत अच्छा मिक्सचर है कि कुछ जगह पे बहुत इजीली अमेंडमेंट्स हो जाता है और कुछ जगह पे अमेंडमेंट्स के लिए काफी टफ प्रोसीजर है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना बहुत ज्यादा रिजिड है और ना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, एक अच्छा मिक्सर है इसका। सेकुलर स्टेट, सेकुलर स्टेट के ये सब कॉन्सेप्ट हमने जो अपना हमारा लेक्चर है प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें भी डिस्कस किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे स्टेट को कैसा बनाता है, सेकुलर स्टेट बनाता है। और सेकुलर स्टेट का मतलब होता है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, या आप ये कह सकते हो जैसे नेपाल हिंदू राष्ट्र है, इंडोनेशिया पाकिस्तान ये मुस्लिम राष्ट्र है, तो इन्होंने कहा कि हमारा अपना कोई रिलीजन नहीं है, हमारे यहाँ रहने वाले लोग किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं और हम सबको रिस्पेक्ट देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। और जब भी हम कोई रेमेडी देंगे किसी को, कोई पॉलिसी बनाएंगे, तो उसमें जितने भी रिलीजन्स के लोग हैं सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। So we can say the term secular state means that all the religions present in India get equal protection and support from the state. In addition, it provides equal treatment to all religions by the government and equal opportunities for all religions. वही चीज है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे, मतलब हम सभी धर्म को प्रोटेक्ट करेंगे, उनका रिस्पेक्ट करेंगे। इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, तो यहाँ किसी भी रिलीजन का व्यक्ति रह सकता है और अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है। फेडरलिज्म इन इंडिया, अभी हमने डिस्कस किया कि जो फेडरेशन का कॉन्सेप्ट, जैसे हमने देखा फेडरलिज्म का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पे दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, दोनों के काम अपने अपने डिवाइड होते हैं, और ये फेडरेशन का कॉन्सेप्ट कहलाता है। तो हमारे यहाँ भी अब ये जो हमारे लेक्चर है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए दो तरह के होते हैं, एक फेडरल होता है, एक यूनिटरी होता है। फेडरल के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है या यूनिटरी है। तो फेडरल के लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारा है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। The Constitution of India is the supreme law of land, and in India no law can be made which infringes or violates the provision of Indian Constitution. And if those provisions are violated, or if there is any law made which violates the provision of Indian Constitution, then that law will be null and void. ये सब हमको पता है। जुडिशरी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर्स होना चाहिए, तो हमारे यहाँ डिवीजन ऑफ पावर्स भी है। 7 शेड्यूल में भी हमने डिस्कस किया कि सेंट्रल स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड किया गया है, डिवीजन किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब जब पावर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो दोनों में क्लैसेस भी आएंगे। क्लैसेस इसलिए आएंगे कि कोई कहेगा कि ये मेरा काम है, कोई कहेगा ये मेरा काम, और होता है ऐसा। तो अगर सेंट्रल स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होता भी है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जुडिशरी होना चाहिए, एंड जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, हमारे यहाँ है। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं इंडिया को। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीजें दी हैं, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है या कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिसमें जो स्टेट लिस्ट है उस पर भी लॉ मेकिंग पावर जो है वो सेंट्रल के पास चली जाती है, यानी कि सेंट्रल जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो फेडरलिज्म हमारे यहाँ है, लेकिन स्ट्रांग सेंटर के साथ। Or we can say the Constitution of India provides for the division of power between the union and the state governments. It also fulfills some other features of federalism, such as the rigidity of the constitution, written constitution, a bicameral legislature, independent judiciary, and supremacy of the constitution. Thus,
इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। यूनिटरी में क्या होता है कि एक ही गवर्नमेंट होती है, दो तरीके का गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। एक ही गवर्नमेंट होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सब पावर सेंटर के पास रहती है। तो हमारे यहाँ दो गवर्नमेंट है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में जो पावर है वो ज्यादा किसके पास है, सेंट्रल के पास है। तो ये फेडरलिज्म हो गया, जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। जो नेक्स्ट हमारा एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि हमारे जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यूएसए में है। India has a parliamentary form of government. India has a bicameral legislature with two houses named Lok Sabha and Rajya Sabha. In the parliamentary form of government, there is no clear-cut separation of powers of legislative and executive organs in India. The head of the government is Prime Minister. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। सेपरेशन ऑफ पावर के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कॉन्सेप्ट है, और इस पे एक अलग से लेक्चर भी हमारा है सेपरेशन ऑफ पावर का, वो आप चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, यानी कि हमारे यहाँ सिटीजनशिप केवल इंडियन होगी, डोमिसाइल अलग अलग स्टेट का हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन जैसा कि यूएसए में है, वहां पे डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। यूएसए की सिटीजनशिप अलग होती है, हर स्टेट की सिटीजनशिप अलग होती है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमारे जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर लेजिस्लेचर में, या आप कह सकते हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में, या स्टेट और इंडिविजुअल्स के बीच में अगर किसी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उसके लिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो हमारे जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद जैसा हमने बताया था, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे ही पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए हैं। ये आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। और जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये जस्टिफिएबल बाय कोर्ट होते हैं। मतलब अगर आपके लिए फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट पूरे नहीं करता है तो ये जस्टिफिएबल नहीं है, और आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। बाकी जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके अलग प्रोविजन हम पढ़ेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसा कि हमने कहा था कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में पार्ट 4A ऐड ऑन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल 51A ऐड किया गया, और इसमें सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, 18 ईयर से ऊपर का कोई भी पर्सन हमारे यहाँ वोट करता है, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352, 356 और 360 ये इमरजेंसी की बात करते हैं, जो एक साइलेंट फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बल्कि आप ये कह सकते हैं ये जो साइलेंट फीचर हेड में जो चीजें हमने डिस्कस की, इससे पहले जो भी हमने डिस्कस किया है कि कौन सी चीज कहाँ से हमने बोरो की है, वो भी एक तरीके से हमारा साइलेंट फीचर्स ही हैं। उनको भी आप एड ऑन कर सकते हो, बाकी ये कर सकते हैं। तो इससे आपके कई क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी प्रोविजन कहाँ से लिया गया, वो भी इस लेक्चर से आपका आंसर निकल आएगा। दूसरा, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स या सैलिएंट फीचर्स की बात करते हैं तो उनको और उसको मिला के जितनी भी चीजें हैं ये सब सैलिएंट फीचर्स में आ जाएंगे। तो ये लेक्चर तो एक ही है, लेकिन इसमें कई चीजें कवर होती हैं। बाकी इसमें हर पॉइंट्स को हम आगे चल के अलग अलग हाइड में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।